सितंबर 1983 की बात है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान के एक सुनसान पार्क में दो लोगों की मुलाकात होनी थी। उनमें से एक था पाकिस्तानी फौज का एक मेजर, जिसके सीने पर कई मेडल टंगे थे, जो अपने देश के लिए सम्मान का प्रतीक थे। लेकिन जिस आदमी की वो मेजर से मिलने वाला था, उसकी पहचान कुछ और ही थी। लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने एक 20 साल के मिशन की नींव हिला दी। एक बेहद अहम गलती हुई। एक कच्चा रॉ ऑपरेटिव जिसे मेजर से संपर्क करना था, वो खुद आईएसआई के जाल में फंस गया। और उसकी एक छोटी सी भूल ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक ऐसी सेंध खोल दी जिसे वो भूल नहीं सकती थी। उस ऑपरेटिव ने मुंबई के एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर 5 सेकंड के लिए अपना ब्रीफकेस नीचे रखा था, या किसी फोन बूथ से गलत नंबर मिलाया था। बस इतना सा ही तो था। लेकिन उसी 5 सेकंड की चूक ने राविंद्र कौशिक नाम के उस शख्स को पकड़वा दिया, जिसे इंदिरा गांधी ने खुद द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। एक ऐसा शख्स जिसने अपना नाम, धर्म, परिवार सब कुछ त्याग कर पाकिस्तानी सेना में मेजर का पद हासिल किया और 20 साल तक दुश्मन की गोद में बैठकर भारत की रक्षा की। लेकिन उस पार्क में मुलाकात कभी नहीं हो पाई। उसके बजाय आईएसआई ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने एक पूरे कायर को बेनकाब कर दिया। इसी घटना से शुरू होता है हमारा आज का किस्सा, एक ऐसे हीरो का जिसे आज तक वो मुकाम नहीं मिला जिसका वो हकदार था। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को सीने पर पत्थर रख कर सुननी चाहिए। ये कहानी है 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे राविंद्र कौशिक की। उनके पिता जेएम कौशिक भारतीय वायुसेना में थे। उनके खून में वतन की हिफाजत का जज्बा था। 1965 और 1971 की जंगें उनके लिए दूर की घटनाएं नहीं, बल्कि एक कच्चा सबक थीं। लेकिन राविंद्र को जो चीज़ सबसे अलग बनाने वाली थी, वो था उनका थिएटर का शौक। वो एक बेहतरीन अभिनेता थे। एसडी बिहाई कॉलेज में पढ़ते हुए वो नाटकों में हिस्सा लेते थे और अक्सर देशभक्ति के किरदार निभाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने भगत सिंह की भूमिका भी निभाई। उनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनकी स्टेज पर पकड़ सब कुछ कमाल का था। लेकिन ये कला उनके लिए सिर्फ तालियों के लिए नहीं थी। 1973 में लखनऊ में एक राष्ट्रीय ड्रामा कंपटीशन के दौरान उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने एक सोलो एक्ट किया, एक भारतीय सैनिक की भूमिका जिससे पूछताछ हो रही है। उनका अभिनय इतना सटीक, इतना भावपूर्ण था कि दर्शकों में बैठे कुछ लोग चौंक गए। वो लोग और कोई नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऑफिसर थे। वो वहां नए जासूसों की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें मिला एक ऐसा शख्स जो सच में दूसरा बनकर रह सकता था। रॉ ऑफिसर उनसे मिले। उन्होंने राविंद्र की कला की तारीफ की और फिर एक सवाल पूछा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल कर रख दी। क्या तुम में ये सब असल जिंदगी में करने की हिम्मत है? राविंद्र ने बिना देर किए कहा, हाँ। 1973 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राविंद्र दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके सामने एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। 2 साल का कठोर प्रशिक्षण। वो सिर्फ हथियार चलाना या गुप्त संदेश भेजना नहीं सीख रहे थे, बल्कि अपनी पूरी पहचान मिटाना सीख रहे थे। उन्हें उर्दू सिखाई गई, वो भी पाकिस्तानी उर्दू जिसमें शब्दों के लहजे और मुहावरे अलग होते हैं। उन्हें इस्लाम की बारीकियां सिखाई गईं, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और यहाँ तक कि उनका खतना भी करवाया गया ताकि वो एक सच्चे मुसलमान की तरह दिख सकें। उनकी नई पहचान थी नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक जिसका जन्म इस्लामाबाद में हुआ था। उन्हें इस नई पहचान का पूरा इतिहास, बचपन की यादें, परिवार सब कुछ रटना था। ये सिर्फ एक नकाब पहनना नहीं, बल्कि उस नकाब में खुद को ढालना था। नवंबर 1975। राविंद्र अब सिर्फ 23 साल के थे। एक अंधेरी रात में उन्हें भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बीएसएफ चौकी के पास ले जाया गया। वहां एक टॉयलेट के पास रॉ के एक ऑफिसर ने उनसे हाथ मिलाया और उनके सफ़र की दुआ मांगी। फिर राविंद्र अंधेरे में गायब हो गए। वो पाकिस्तान में कदम रख चुके थे, एक नए नाम के साथ, एक नए धर्म के साथ और एक मिशन के साथ। पाकिस्तान में उनका सबसे पहला काम था एक ठोस नागरिक पहचान बनाना। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कानून की डिग्री हासिल की। वो कॉलेज के माहौल में घुल मिल गए, वकीलों और जजों के बीच में अपनी जगह बनाई।
उनका लक्ष्य था पाकिस्तानी सेना में घुसना, और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने सेना की भर्ती प्रक्रिया को समझा और अपनी काबिलियत और साख के दम पर वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं बने, बल्कि अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ती से वो पाकिस्तानी फौज में मेजर के पद तक पहुंचे। कल्पना कीजिए, भारत का एक हिंदू लड़का जो राजस्थान के एक छोटे से शहर में पला बढ़ा, पाकिस्तानी सेना का मेजर बन बैठा। उसके सीने पर पाकिस्तान के मेडल थे और दिल में भारत के लिए एक अनोखा प्यार। 1979 से 1983 तक, जिस दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, उसी दौरान मेजर नबी अहमद शाकिर रॉ के लिए सबसे कीमती जासूस साबित हुए। वो पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, जहां से होकर फौज के हर बजट, हर सप्लाई रूट, हर साजो सामान की जानकारी गुजरती थी। उन्होंने पंजाब सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की हरकतों की रिपोर्ट भेजी, कहाँ कितने सैनिक तैनात हैं, कब कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। ये वो सूचनाएं थी जो भारत के लिए सोने से भी कीमती थी। लेकिन इससे भी बड़ा योगदान था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां। उन्होंने कहूता स्थित परमाणु सुविधा के बारे में अहम डेटा और रिपोर्ट रॉ को भेजी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा पर तेजी से काम कर रहा था, और राविंद्र की जासूसी से भारत को उस प्रोग्राम की ताकत और कमजोरियों का अंदाजा हो गया था। उनकी भेजी गई हर सूचना, हर नक्शा, हर चिट्ठी कई बार गुप्त स्याही में लिखी होती थी, जिसे भेजा जाता था दुबई या कुवैत के रास्ते। ये था उनका नेटवर्क, पुख्ता, चुप और अविश्वसनीय रूप से सटीक। लेकिन एक जासूस की जिंदगी सिर्फ सूचनाएं भेजना नहीं होती है। इसमें दूसरी जिंदगी भी शामिल होती है, जो अक्सर उस जासूस के लिए बहुत कीमती हो जाती है। पाकिस्तान में राविंद्र यानी नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी कर ली। उनकी एक बेटी भी हुई। वो एक घर चलाते थे, एक पति थे, एक पिता थे। ये एक पूरी तरह से डबल लाइफ थी। उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा रही होगी। उनके दिल में भारत के लिए जो जुनून था, उसे वो कभी नहीं भूल सकते थे। लेकिन उन्हें अमानत और अपनी बेटी के सामने एक सच्चा पति और पिता बनकर रहना था। यही वो पल था जब दोनों देशों के बीच की सीमा महज एक कागजी लकीर बनकर रह गई थी, और राविंद्र उस पार की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो सफलतापूर्वक पाकिस्तानी समाज का हिस्सा बन गए थे। कोई नहीं जानता था कि ये शांत, शरीफ और पढ़ा लिखा मेजर असल में भारत का सबसे कीमती हथियार है। और फिर आया वो दिन, सितंबर 1983, वही घटना जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। रॉ ने एक नए अनुभवहीन एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान में राविंद्र से संपर्क करने के लिए भेजा। ये एक बेहद जोखिम भरा काम था, लेकिन इनायत मसीह को शायद अपनी जासूसी की बारीकियों का पूरा अंदाजा नहीं था। वो पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के हाथ लग गए। उनसे बेरहमी से पूछताछ की गई। उन्होंने वो सब कुछ बता दिया जो उन्हें पता था। उन्होंने पाकिस्तानी आईएसआई को वो पार्क दिखाया जहां उन्हें मेजर नबी अहमद शाकिर से मुलाकात करनी थी। ये एक ऐसी चूक थी जिसकी कीमत राविंद्र ने अपनी जान देकर चुकाई। उसी पार्क में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने राविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अब वो सिर्फ एक मेजर नहीं रह गए थे, वो एक भारतीय जासूस बन चुके थे। अब वो खेल खत्म हो चुका था। अब शुरू हुआ दर्द का वो दौर जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। राविंद्र को सियालकोट में एक इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाया गया। वहां 2 सालों तक उन पर अत्याचार किए गए। वो उनसे ये जानना चाहते थे कि क्या वो सिर्फ एक एजेंट है या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। लेकिन राविंद्र नहीं टूटे। वो अपनी पहचान के साथ डटे रहे। 1985 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। ये एक ऐसा फैसला था जो उनके जज्बे को मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। ये किसी रहम की निशानी नहीं थी, ये उन्हें और लंबी मौत देने का एक तरीका था। अब रविंदर को कोट लखपत और फिर मियांवाली सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। यहाँ उन्हें 16 साल बिताने थे, एक काल कोठरी में, अकेले। दूर था उनका परिवार, दूर था उनका वतन, दूर थी उनकी बेटी और बीवी। यहाँ सिर्फ दीवारें थीं, जंजीरें थीं और एक टूटता हुआ शरीर था। जेल में उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उन्हें तपेदिक यानी टीबी और दिल की बीमारी हो गई, लेकिन उन्हें सही इलाज नहीं मिला। लेकिन जेल की इन 4 दीवारियों में भी रविंदर ने अपनी आवाज बुलंद रखी। उन्होंने चिट्ठियां लिखीं अपने परिवार के लिए और कभी-कभी ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों के लिए। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनकी आवाज दूर तक जाएगी, लोग उन्हें सुनेंगे और शायद उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी एक चिट्ठी में लिखे शब्द आज भी किसी का भी दिल दहला देते हैं। उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है?
इन शब्दों में एक पीड़ा है, एक निराशा है, एक अकेले आदमी की चीख है जिसने सब कुछ दे दिया लेकिन बदले में उसे सिर्फ एक बेवफा वतन का दर्द मिला। उनके पिता, जो खुद एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे, जब उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो उनका दिल भी नहीं संभल पाया। वो भी इस दुनिया से चले गए। 21 नवंबर 2001 मियांवाली सेंट्रल जेल की सीलन भरी कोठरी में फेफड़ों की बीमारी और दिल की बीमारी से जूझते हुए रविंदर कौशिक, भारत का ब्लैक टाइगर, हमेशा के लिए सो गया। उस समय वो सिर्फ 49 साल के थे। उनका शरीर पाकिस्तानी जेल अधिकारियों को सौंप दिया गया। कोई शोक नहीं था, कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं था। उन्हें एक बेनाम कब्र में दफना दिया गया। उस कब्र पर ना तो कोई निशान था, ना कोई नाम था। यहाँ तक कि आज भी भारत सरकार ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उनकी वीरता के किस्से किताबों में दफन हो गए और उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम सच में उन्हें भूल गए हैं? आज भी जब हम धुरंधर जैसी फिल्में देखते हैं और तालियां बजाते हैं, तो क्या हमें उस असली धुरंधर को याद आता है जिसने बिना किसी कैमरे के, बिना किसी रियलिटी शो के असल जिंदगी में दुश्मन की सेना में घुसकर हमारे लिए मौत को गले लगाया? रविंदर कौशिक की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना परिवार, अपनी खुशियां सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उन्होंने भारत के लिए जासूसी की, पाकिस्तानी सेना के भीतर से अहम जानकारियां जुटाईं और बदले में उन्हें जेल की यातनाएं, एक बेनाम कब्र और अपने ही देश से उपेक्षा मिली। आज उनके परिवार वालों ने भारत सरकार से गुजारिश की है कि उनके बेटे, उनके पति, उनके पिता के बलिदान को पहचाना जाए। उनकी अस्थियों को वापस भारत लाने की मांग की गई है ताकि उन्हें सरकारी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा सके। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जो मिट्टी में मिल गया लेकिन जिसकी आवाज़ आज भी गूंजती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें याद रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बलिदान को कभी ना भूलें, क्योंकि एक सच्चा हीरो कभी मरता नहीं, बस वो हमारी यादों में ढल जाता है। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि ये आवाज़ हर घर तक पहुंचे। रविंदर कौशिक को सलाम, भारत के ब्लैक टाइगर को सलाम।